दिलचस्प बात यह है कि शराब छुड़ाने के लिए सख्ती बढ़ती गई तो विड्रॉल सिम्टम्स इतने खतरनाक हो गए कि भैया इसको पिलाओ थोड़ी बहुत, ये ना वरना ये बचेगा नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि ये वो क्या रहा, कैसे मैनेज किया जाए। आता हूँ वापस आपके पास। नीतीश, मुझे ये बताइए कि अब बार बार ये रिस्क मैनेजमेंट की बात हो रही है। रिस्क मैनेजमेंट अब एक मतलब हम लोगों को सीखने को मिलता है जर्नलिज्म में होते हुए कि बिजनेस करिए लेकिन उसमें रिस्क मैनेज जरूर करिए। कुछ लोग तो कहते हैं कि टॉप 4-5 बैंकों को छोड़ दीजिए, बाकी लोग रिस्क मैनेजमेंट का बिजनेस कर रहे हैं। लेंडिंग वेंडिंग सब रिस्क मैनेजमेंट है कि आप किस प्रोफाइल के लोग रिस्क दे रहे हैं। तो स्टार्टअप भी चूंकि बहुत ज़्यादा कैश बर्न होता है उसमें, उसके बाद सक्सेस मिलती है, नेचर ऑफ द बिजनेस है। तो आप तो चूंकि उस फील्ड के बहुत माहिर लोग हैं और आपने एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लिया है, ये जो रिस्क नया खड़ा हुआ है इसके लिए कितना प्रिपेयर्ड है स्टार्टअप की दुनिया के लोग? एक्चुअली हमारे केस में भी देखिए तो हमारा एक रिस्क मैनेजमेंट फिलॉसफी था कि कोई भी बैंक में हम लोग 10% से ज़्यादा या कोई भी ग्रुप ऑफ बैंक में 10% से ज़्यादा कैश रिजर्व्स नहीं रखेंगे। उसमें भी हमारा रिस्क इस टाइम फेल ही हुआ है बिकॉज 64 करोड़ इज अ हाई अमाउंट ऑफ मनी जो हमारा काफी अटक गया एसवीबी में। तो रिस्क मैनेजमेंट को भी रिवाइज करना पड़ता है बेस्ड ऑन लर्निंग्स, और ये काफी लर्निंग है और हम और देखेंगे इस रिस्क कैसे मैनेज करें। स्टार्टअप्स के हिसाब से छोटे स्टार्टअप्स में क्या रहता है, जो शुरुआत है उनको बहुत अलग अलग एरियाज में फोकस करना पड़ता है और काफी स्टार्टअप्स रिस्क पे फोकस नहीं कर पाते। आप यंग स्टार्टअप को बोलो कि 4 बैंक अकाउंट्स खोलने में इतना इजी भी नहीं रहता है। एसवीबी इंडियन स्टार्टअप्स भी काफी इसलिए यूज कर रहे थे, मैं मेरी टीम से पूछा था, क्योंकि वो काफी इजी ऑन रैंपिंग प्रोवाइड कर रहे थे स्टार्टअप्स को। काफी दूसरे जो बैंक से, एस्टेब्लिश्ड बैंक से, उनको अलग अलग जैसे रिक्वायरमेंट्स रहते कि कोई पर्सन ऑन ग्राउंड होना पड़ता है यूएस में अकाउंट खोलने के लिए। एसवीबी वाज अलाउइंग कि रिमोटली आप अकाउंट खोल सकते हो। तो काफी ऐसे सिचुएशंस बन जाते हैं जिसमें काफी कंसंट्रेशन रिस्क हो जाता है। और एसवीबी अगर आप देखिए तो एक टॉप 20 यूएस बैंक है, ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बैंक था या अनरेप्यूटेड बैंक था। मैं पढ़ रहा था कि रिसेंटली पिछले हफ्ते ही फोर्ब्स ने उनको एक टॉप बैंक का अवार्ड भी दिया था। यस। तो काफी आई मीन स्टार्टअप्स को अगर आप बोले कि ये इतना बड़ा रिस्क है, ऐसा ब्लैक स्वॉन इवेंट हो जाएगा तो बहुत डिफिकल्ट है। बट दैट सेड, जितना और रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है वो जरूर करना चाहिए, और होपफुली दिस विल बी अ लर्निंग फॉर मेनी कंपनीज एस्टैब्लिश्ड एज वेल एज स्टार्टअप्स। लर्निंग है इसमें बहुत ज़रूरी है, जैसे कि नीतीश कह रहे हैं कि इसको बहुत ध्यान रखना चाहिए। गौतम जी को और उनको लेके आइए फिर से प्रकाश जी को। गौतम जी, आपको भी लगता है कि फेड अब रुक जाएगा क्योंकि उसके सामने एक ऐसा चैलेंज हो गया है कि बॉस ऑपरेशन तो ठीक हो गया लेकिन पेशेंट मर जाएगा अगर इतना ज़्यादा टाइटनिंग करेंगे तो? नीरज जी, आपने गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट की बात की थी कुछ देर पहले, जिसमें गोल्डमैन सैक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस महीने 50 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट्स भी इंटरेस्ट रेट हाइक अब होगी नहीं। और मैं उससे सहमत हूँ। मुझे लगता है अब फेडरल रिजर्व रिस्क लेगा नहीं, बिकॉज अभी समय है फाइनेंशियल मार्केट्स को थोड़ा शांत करना और थोड़ा काम करना, एंड टू मैनेज द फाइनेंशियल सिस्टम वेरी वेल। एंड अब अगर इंटरेस्ट रेट्स और बढ़ाएंगे तो सिस्टमिक रिस्क का प्रोबेबिलिटी और कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। तो वर्स्ट केस टू वर्स्ट केस मेरे ख्याल से अब अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते भी हैं तो 25 बेसिस पॉइंट करके रुक जाएंगे। वो लोग सीधा बोलेंगे कि नाउ वी विल वेट एंड वॉच। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम अगले 10 दिन में और बढ़ जाती है तो मेरे ख्याल से 22 और 23 मार्च को फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाएंगे नहीं। एंड इक्विटी मार्केट्स के लिए, अगर मैं अब इक्विटी मार्केट्स की बात करूं, सबसे अच्छा सिनारियो एक इन्वेस्टर के लिए क्या होता है? अगर इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर गए हैं, इस आगे कटने वाले हैं, इफ इंटरेस्ट रेट्स कट्स आर गोइंग टू हैपन, और अगर स्टॉक प्राइसेस कम हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? बेटर वैल्यूएशंस एंड बेटर लिक्विडिटी। एंड इसी तरह नए बुल मार्केट का जन्म होता है इन द डेप्थ्स ऑफ पेसिमिज्म। एंड जब सारी तरफ chaos और कंफ्यूजन चल रहा है, पूरा डर का माहौल है, दैट इज द टाइम एक नए बुल मार्केट का जन्म होता है। तो मेरे ख्याल से अगर फेडरल रिजर्व इंडिकेशन देता है कि हाँ इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट कर गए हैं, और फेड फंड फ्यूचर्स मार्केट में ये भी कहता है कि अगले एक साल में काफी सारे इंटरेस्ट रेट्स कट्स होने वाले हैं, तो इससे बेटर सिनेरियो एक इक्विटी इन्वेस्टर के लिए हो ही नहीं सकता। तो हमें बहुत ध्यान से फेड फंड फ्यूचर्स को मॉनिटर करना चाहिए। प्रकाश जी, ये बताइए, देखिए आप तीन लोग इस बात पे सहमत हो रहे हैं कि फेड को अब रुक जाना पड़ेगा, और वो जो 630 बिलियन डॉलर का मार्क टू मार्केट लेके बैठे बुक में अगर खोल दें, 200 बिलियन भी निकाल दें तो फेड तो ऐसे ही फेड की ऐसी तैसी कहेगा मत करो। मेरा पॉइंट ये है कि इंडियन मार्केट क्यों डरा?
फेड मैनेज कर रहा है ना, बॉन्ड यील्ड नीचे आ गई है ना, क्रूड $80 पे आ गया है ना, फिर इंडियन मार्केट में इतना डर क्या है? हमारे यहाँ तो कोई रिस्क भी नहीं, हमने तो हमारा कोई बैंकिंग एक्सपोजर नहीं है, हमारे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं, हम क्यों डर रहे हैं इतना? नहीं, डर तो देखिए, फाइनली ग्लोबल मनी सप्लाई तो एक 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 डिफाइंड कॉमन पूल है, पैसा तो वहां से आना है, कहीं ना कहीं से आना है। और हमारे यहाँ जो एफआईज की होड़ लगी हुई है यहाँ से निकलने की, वो अगर इंटरेस्ट रेट इतने ऊपर रहेंगे तो वो भी निकलेंगे, और उनके बॉन्ड लॉसेस, बॉन्ड पोर्टफोलियो की जो लॉसेस हैं, कहीं ना कहीं उसको कॉम्पेंसेट करने, कवर करने पैसा वहां जाना ही जाना है। लेकिन लेकिन ये एक बात जरूर है कि अगर फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की गति को या दिशा को थोड़ा सा तब्दील करते हैं, एक पॉज करते हैं, या पिवट जिसको आजकल फैशनेबली हम लोग कह रहे हैं, तो हिस्ट्री ये कहती है कि पिवट के बाद मार्केट कोई जरूरी नहीं है कि सुधर जाता है, क्योंकि पिवट एक सिम्टम है कि भाई अब अत हो गई और गलती हो गई, जो गौतम ने पहले कहा कि दोनों साइड पे एक्सट्रीम केस हो जाता है, तो वो एक्सट्रीम केस का एक्नॉलेजमेंट है, एक वो है कि अंदेशा कि भाई हाँ ये ज्यादा कुछ हो गया, बहुत जल्दी हो गया, तो जो दवाई देनी थी उसकी जगह स्टेरॉइड्स दे दिया आपने, तो थोड़ा कहीं आपको फिर वापस नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। हमारे मार्केट के लिए एडवांटेजेस मैं देख रहा हूँ कि कहीं आ सकती है कि इंटरेस्ट रेट अगर घटते हैं वहां पे, और वापस इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ता है इमर्जिंग मार्केट्स में, तो आई थिंक हमारे मार्केट से अच्छा कोई विकल्प आज है नहीं इमर्जिंग मार्केट्स में फॉर मनी टू कम। तो एक तो वो हो जाता है, और दूसरी चीज ये है कि एक तो सेक्टर को छोड़ के यूएस के रिसेशन से हमको इतनी चिंता इसलिए नहीं होती कि हम लोग ऐसे ही कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं करते, और हमारी इंपोर्ट बिल में अगर क्रूड में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं फायदा होना ही होना है। तो आईटी कंपनीज को छोड़ के जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स बीएफएसआई सेक्टर से काफी ताल्लुकात रखते हैं, वहां पे, और मोहनदास जी उसमें एक्सपर्ट हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इम्पैक्ट होगा तो किस टाइप का होगा। और यहाँ के स्टार्टअप्स में भी फॉर्चुनेटली हम लोग की फंडिंग इस टाइप की नहीं मिली हुई है। जो ये नजारा की कंपनी, जो नितेश जी की कंपनी है, वो तो बहुत बड़ी है, बट जब छोटी छोटी कंपनीज को देखें तो उनके फंडिंग पैटर्न में इस टाइप का पैसा नहीं है कि जो सरप्लस रहे कि वो वहां पे रख सकते हैं, और उसमें एक्विजिशंस के लिए पैसा होता है, कोई बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा होता है, बट कारोबार चलाने के लिए जो स्टार्टअप्स को पैसे चाहिए वो तो डेफिनेटली उनके पास रहते हैं। सो हमारे लिए इट इज नॉट सच अ बैड सिचुएशन, पर ग्लोबल मार्केट में अगर यूएस को अगर सर्दी होगी तो छींक तो यहाँ भी मारेंगे, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट तो आएगा, लेकिन आई थिंक इट इज रिस्ट्रिक्टेड, मतलब काफी हद तक रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर सुधर जाती है सिचुएशन तो पलट के इम्प्रूव भी हो सकता है। पूर्णिया में ना एक रिवर ओवरफ्लो हुई है, पानी भरा हुआ है सड़कों पे, बहुत तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, तो सर्दी जुकाम तो होना सर लाजमी है, कैलिफोर्निया में कांड भी हुआ है। अच्छा प्रकाश सर की बात के बाद हमें मोहनदास सर को लाइए। मोहनदास सर, एक बात और आपसे मुझे जानना है, क्योंकि आप स्टार्टअप को बहुत क्यूरेट करते हैं और स्टार्टअप कैपिटल में आप रहते हैं, उस शहर से आपका गहरा ताल्लुक है, तो क्या भारतीय स्टार्टअप जो हैं, जो बेंगलुरु में सबसे ज़्यादा हैं, उनको कोई पल्स आपको मिली कि बहुत ज़्यादा चिंता हो रही हो कि फंडिंग पे इशू आ जाएगा, या थोड़ा लोग संकोच करेंगे, क्योंकि सेंटीमेंट पे चलता है, सेंटीमेंट इतना ख़राब है, थोड़ा सा पैसा रुकेगा क्या? आपका क्या असेसमेंट कह रहा है? अभी तो एक्चुअल लॉस नहीं होगा, क्योंकि जो जिनका पैसा है सिलिकॉन वैली बैंक में, सब पैसा वापस मिलेगा। लेकिन एक इस समस्या से एक बहुत बढ़िया समस्या है भारत सरकार को, आरबीआई को। उनको सोचना पड़ेगा कि हमारे स्टार्टअप्स क्यों बाहर जाके अकाउंट खोलते हैं, क्यों यूएस में डोमिसाइल करते हैं, क्यों सिंगापुर में डोमिसाइल करते हैं और अकाउंट उधर खोलते हैं। इसका एक ये रीजन है कि भारत में अगर आप धंधा करना चाहते हो और बाहर से पैसा आपको स्टार्टअप को आता है, बैंक अकाउंट खोलना और वो पैसा वापस देना बहुत मुश्किल है। आरबीआई का रेगुलेशन बहुत टफ है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत टफ है, और ये लोग सभी इंजीनियर्स है, पहली बार कंपनी कर रहा है, और जब बैंक को जाते हैं और अकाउंट खोलते हैं, पैसा लिखते हैं, आरबीआई के रेगुलेशन से सबको डर होता है, सो पैसा आने में बहुत देर होता है। अगर कोई इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर सेल करेगा, उसको पैसा वापस देने में एक नाइटमेयर है, वैल्यूएशन रिपोर्ट देगा, ये देगा, वो देगा, सब कुछ ये ट्रबल सब है। और आरबीआई ने कुछ रिलीफ दिया है पहले, 1 महीने पहले, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ेगा। और वाई कॉम्बिनेटर जैसे बहुत बड़े एक सीड फंडर थे, उन्होंने करीब 250 स्टार्टअप्स को फंड किया है। वो कहते हैं कि अगर हमारे इंक्यूबेटर में आते हो पैसा मिलता है तो बाहर डोमिसाइल करने या तो पैसा नहीं देंगे, इसलिए सब लोग बाहर जाते हैं और बाहर जाके डोमिसाइल करते हैं और उधर पैसा मिलता है। अगर वाई कॉम्बिनेटर पैसा डालते हैं, दूसरे लोग भी पैसा डालते हैं, क्योंकि उनका नाम अच्छा है।
और इससे वो बाहर जाते हैं, लेकिन उनका धंधा सब इधर ही है। ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप का धंधा भारत में ही है, कुछ लोगों का धंधा बाहर है। और जो सास कंपनीज है वो तो भारत में थी, अभी सब बाहर जा रहे हैं, क्योंकि अगर आपका धंधा बाहर है, वहां से पैसा आना इधर, पैसा रखना उधर, यहाँ से डॉलर्स वापस भेजना बहुत मुश्किल करता है। आरबीआई ने बहुत मुश्किल किया है। आरबीआई ने ऐसे ये तो रिफॉर्म ज्यादा नहीं किया, कुछ किया है लेकिन ज्यादा नहीं है। सबको डर है इधर। अभी तो ईज ऑफ बिजनेस नहीं है स्टार्टअप्स के लिए। 5 साल से हम सरकार से बात कर रहे हैं, अरे बाबा ठीक करो ठीक करो। जब कभी दिल्ली जाते हैं, कोई ब्यूरोक्रेट से मिलते हैं, बोलते हैं, वो सुनते हैं और हंसते हैं हमारे ऊपर। हमने मिनिस्टर साहिबा को भी मिला है, उनको भी मिला है, सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। इसलिए मैं आपके चैनल से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करता हूं, आप सब स्टार्टअप्स को बुला के उनका जो समस्या है देकर हल कीजिए। हमको चाहिए कि हमारे स्टार्टअप इधर ही रहे, यहाँ ही कैपिटल लाके भारत का आगे ले। हमको ये नहीं चाहिए कि वो बाहर जाके डोमिसाइल करे, वहां पैसा ले और भारत का कंपनी को सब्सिडी बनाए। ये तो अच्छा नहीं है बात के लिए। हम क्यों बाहर, हमारे एक्सपोर्ट क्यों, बिजनेस क्यों बाहर जा रहे हैं, उनको बाहर भेज रहे हैं? क्योंकि हमारा रेगुलेशन ठीक नहीं है, पॉलिसी ठीक नहीं है। अगर गिफ्ट सिटी में भी कर सकते हैं, गिफ्ट सिटी क्या है, उधर तो फॉरेन एक्सचेंज करना, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो बैंक में रहना, उधर ही रहने दो फॉरेन एक्सचेंज डिपॉजिट में, और खर्च करना भी वैसा ही होता है। वो इजी करने के लिए करना है। सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो के लिए एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट है, उससे वो सब कुछ कर सकते हैं। इनको भी वही बेनिफिट देना है ना। लेकिन आरबीआई सुनती नहीं है। अगर आरबीआई को आप चिट्ठी लिखते हो, कुछ परमिशन लिखते हो, जवाब भी नहीं आता है। मुझे पता है कुछ कंपनियां 6 महीने 8 महीने से जवाब नहीं आते हैं तो बाहर चले गए, क्योंकि वो बोलते कि ये तो हमको करना होता नहीं है। सुनने वाले नहीं है देश में, यही मुश्किल है देश में। राइट सर, तो क्योंकि ये बात हम सब ने 5 साल सरकार के जाकर प्रार्थना की है, मांगी है, लेकिन सुनने वाला नहीं है। उधर फिनेंस मिनिस्ट्री में सुनते नहीं है। मैं जाकर मिला हूं, वो मेरे मुंह पर देखकर हंसते हैं। एंजल टैक्स पर जाकर बात किया है, कंप्लेन किया था, लेकिन हंसते हैं। जी मोहनदास सर, एक बहुत